तो स्वागत है आपका रोहतांग जीके स्टडी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जिला सीरीज़ को। उम्मीद करती हूँ कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी। इसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ऐड करी हुई है ताकि आप लोगों को पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा याद हो सके, क्योंकि क्या होता है कि जब हम देख के चीज़ों को याद करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा याद रहता है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ दिमाग में याद रहता है। आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, 13 जिलों की जो पूरी सीरीज़ है उसके बारे में जानेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जैसे कि यहाँ पे कौन से अनुसंधान संस्थान है, पर्यटक स्थल है, कौन सी नदियाँ बहती हैं, जिससे कि मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके पेपर में। इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा जो जिला सीरीज़ है इसको कवर करेंगे। तो आज पहला जिला है हमारे पास देहरादून। ये नाम कैसे पड़ा देहरादून? तो ये देहरादून मतलब कि जो सिखों के गुरु हैं, गुरु राम राय, इनका डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो सिखों के गुरु राम राय थे, इन्होंने अपने देह को त्यागा था, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। तो ये देहरादून आगे जाके प्रोनाउंसिएशन के कारण या उच्चारण के कारण, बोलचाल के कारण इसका नाम देहरादून हो गया। इस देहरादून को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि द्रोण घाटी, क्योंकि यहाँ पे महाभारत काल में एक मान्यता है कि जो टपकेश्वर मंदिर है देहरादून का, उसके आसपास में आचार्य द्रोण या द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था, इसलिए इसका नाम द्रोण घाटी पड़ा। अगला है पृथ्वीपुर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वीपुर किसका पुराना नाम है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वीपुर जो है देहरादून का पुराना नाम है। तो देखते हैं यहाँ पे देहरादून की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यहाँ पे ये देहरादून का मैप आपको दिख रहा होगा। इसके उत्तर पूर्व में आपको उत्तरकाशी देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से याद करोगे, उत्तर पूर्व में उत्तरकाशी। उसके बाद आपको पूर्व में टिहरी गढ़वाल जिला देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर देहरादून की सीमाएं लगती हैं? तो पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है टिहरी गढ़वाल, तीसरा हमारे पास है साउथ ईस्ट साइड पौड़ी गढ़वाल जिला, चौथा है हमारे पास इसके दक्षिण में है हरिद्वार जिला, और इसके दक्षिण पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो हमारा जो देहरादून है ये 2 अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। अंतर्राज्यीय मतलब एक दूसरे राज्य के साथ। तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ये अपने कौन कौन से जिलों के साथ बनाता है? तो उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। 2 तो गढ़वाल हो गए, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, और एक उत्तरकाशी, और चौथा हमारे पास हरिद्वार। तो 4 जिले और 2 राज्यों के साथ ये अपनी सीमाएं बनाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां देहरादून में बहती हैं। तो पहली है हमारे पास यमुना, और आपको पता है कि यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना हमारे बंदरपुंछ ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी में है। तो वहाँ से होते हुए ये देहरादून के डाक पत्थर नामक स्थान पर टोंस नदी से मिल जाती है। और ये जो टोंस है इसकी 2 धाराएं हैं, एक है रूपिन और एक है सुपिन। ये दोनों धाराएं जो है इसके बॉर्डर पे होती हुई आती हैं, हिमाचल और देहरादून के बॉर्डर पे होती हुई यहाँ पे डाक पत्थर कालसी वाला जो एरिया है यहाँ पे मिल जाती है यमुना के साथ। एक है रूपिन जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से एक शाखा निकलती है, और दूसरी है सुपिन। जो इसकी ये सुपिन धारा है ये निकलती है उत्तरकाशी के बंदरपुंछ ग्लेशियर के स्वर्गारोहणी से निकलती है। ये स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है जो हमारे पास उत्तरकाशी में, वहाँ से निकलती है, और रूपिन आपके निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं टोंस नदी, और टोंस नदी आके यहाँ पे जो कालसी डाक पत्थर विकासनगर वाला एरिया है यहाँ पे मिल जाती है यमुना नदी के साथ। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी आपके बंदरपुंछ ग्लेशियर से उत्तरकाशी में निकलती है और यहाँ पहुँचती है, और यहाँ से टोंस नदी आके यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी की 2 शाखाएं हैं, एक आपकी रूपिन और एक सुपिन। रूपिन जो है हिमाचल प्रदेश, और सुपिन उत्तरकाशी के बंदरपुंछ के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से निकलती है। अब इसके कुछ नीचे की तरफ भी कुछ नदी देखने को मिलती है हमको। यहाँ पे है सोंग नदी, और ये जो ऋषिकेश वाला एरिया है जो कि आपके देवप्रयाग से होते हुए जो आगे आता है टिहरी के बाद, यहाँ पे ऋषिकेश में बहती है गंगा नदी। तो ये है इसके नदी तंत्र के बारे में। जानते हैं कुछ इतिहास के बारे में। देहरादून के इतिहास में हमने जाना है कि इसका नाम क्या क्या था। इसका नाम था देहरादून। इसका नाम कैसे द्रोण घाटी पड़ा, और पृथ्वीपुर भी इसे कहा जाता था। देहरादून गुरु राम राय के डेरा डालने के कारण।
यहाँ पे देहरादून इसको कहा गया द्रोण घाटी, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोण का आश्रम हुआ करता था, इसलिए इसको द्रोण घाटी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। 1699 में गुरुराम राय द्वारा गुरुद्वारे की स्थापना की गई। तो यहाँ पे गुरुद्वारे की स्थापना हुई थी 1699 में। जो यहाँ पे गुरुराम राय आए थे, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारे की स्थापना की और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे हर साल एक मेला लगता है, उसका नाम है झंडा मेला। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा मेला कहाँ पे लगता है, तो आप बताओगे कि झंडा मेला देहरादून में लगता है। और ये झंडा मेला किसकी याद में लगता है, तो ये गुरुराम राय की याद में लगता है और ये होली के 5वें दिन लगता है। जानते हैं इसका कुछ ऐतिहासिक इतिहास कि यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ रही और किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने राज किया था। तो पहला है हमारे पास असुर, असुर के बाद आए थे नाग, नाग के बाद यक्ष, यक्ष इन सब का जब पतन हो गया, असुर नाग और यक्ष का पतन के बाद आए किरात, किरात का आगमन हुआ, फिर किरात भी कुछ समय रहे। फिर इसके बाद किरातों के बाद यहाँ पे आए कुलिंद राजा सुबाहु, जो सुबाहु है इनके बाद आए यहाँ पे पांडव, और पांडव के बाद राजा परीक्षित। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ऐसे आपकी नॉलेज के लिए कि कौन कौन से राजा यहाँ पे रहे थे। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पवार वंश के द्वारा लड़ा गया ये खुड़बुड़ा का युद्ध। तो जो खुड़बुड़ा का युद्ध है ये कहाँ पे लड़ा गया, तो खुड़बुड़ा का युद्ध आपके देहरादून में लड़ा गया और ये 1804 में आपने गोरखाओं के बारे में पढ़ा होगा। जो गोरखा थे उनका आगमन हुआ था कुमाऊं में 1790 में। 1790 के बाद ये धीरे धीरे गढ़वाल की तरफ आने लगे थे। उस टाइम पे पवार वंश का शासन हुआ करता था। उसके बाद जो है आपस में इनके पवारों की लड़ाइयाँ होती गई और बाद में यहाँ पे प्रद्युमन शाह थे। प्रद्युमन शाह कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी राजा बन गए थे उस टाइम पे। तो प्रद्युमन शाह के साथ इनकी लड़ाई हुई गोरखाओं की। तो गोरखाओं का जो युद्ध हुआ प्रद्युमन शाह के साथ, तो प्रद्युमन शाह इसमें पराजित हो गए। इसके बाद इनका शासन जो है गोरखाओं का वो हमारे गढ़वाल पे होने लगा और इन्होंने शासन किया 1804 से लेके 1815 तक। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 14 से 15 से क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिश आ गए। तो ब्रिटिशों ने इनकी लड़ाई हुई और बाद में संगोली की संधि हुई और इसको जो है टिहरी रियासत में दे दिया गया आपके देहरादून को। तो यहाँ पे लिखा है कि पवार वंश में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ पवार वंश के प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में 1804 में, जिसमें कि प्रद्युमन शाह पराजित हुए और गोरखाओं के और जो गढ़वाल है वो गोरखाओं के अंडर चला गया। और उसके बाद 1804 से लेकर 15 तक गोरखाओं का शासन रहा। फिर सिंगोली की संधि हुई। सिंगोली की संधि किसके बीच हुई थी, जो अंग्रेज आए थे अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुई थी सिंगोली की संधि। 1816 में हुई सिंगोली की संधि और उसके बाद 1871 में यहाँ पे इसको ठीक कर लेना आप 1871 ये परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग है, परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग है 1871। इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, तो आप बताओगे 1871 को। ये परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है 1817, तो आप इसको ठीक कर लेना। इसके बाद 1975 में इसे फिर से गढ़वाल में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से देहरादून का इतिहास चलता है। सबसे पहले जब यहाँ पे पवार राजवंश चल रहा था उस टाइम पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ, जो कि खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। गोरखाओं के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, फिर उसका हिस्ट्री अलग है, उसको अलग पढ़ेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री में। फिर यहाँ पे ये जो है देहरादून 1871 में मेरठ मंडल में इसको शामिल कर लिया गया और फिर बाद में 1975 में 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। तो ये दून क्या होता है, दून क्या है, तो दून यही है आपका मध्य हिमालय या शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र है उसे हमने देखा कि सबसे ऊपर थी हमारी बाह्य हिमालय, फिर बीच में था मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के नीचे आता है हमारा शिवालिक। तो बाह्य हिमालय में बड़ी बड़ी चोटियां हमको देखने को मिलती हैं। फिर हमको मिलता है कि यहाँ पे छोटे छोटे हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे मध्य हिमालय में। ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है, ठीक, इसको कहा जाता है दून। तो दून क्या है, तो दून जो है इनके बीच की जो समतल पेटी होगी। जब आप लोग कभी देहरादून जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि दूर दूर तक हमको बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है और दूर दूर मसूरी की पहाड़ियां और इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस प्लेन को जो है, इस प्लेन एरिया को दून कहा जाता है। और ये जो दून है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है यमुना और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। नदियां अपने साथ बहुत सारा गाद मिट्टी जमा करके लेके आती हैं, उसको जहाँ पे समतल उन्हें दिखाई देता है वहाँ पे क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती है। वहाँ पे
छोड़ देती हैं, तो वहाँ पे जो स्थान बन जाता है उसको हम इस केस में दून कह रहे हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो समतल एरिया हमको दिखाई दे रहा है उसको दून कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ हमको देखने को मिलती है, मतलब कौन कौन से पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो आपने पिछले साल वीडियो के पेपर में देखा होगा, उसमें आ भी गया था कि इसको अरेंज करो कि देवदार, इस तरीके से। आप जब PYQ देखोगे, PYQ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तब आपको जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी से, जितना मैंने अभी पढ़ाया है, इसी से आपके 5-7 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि झंडा मेला कहाँ लगता है और ये कहाँ कहाँ अपनी बाउंड्रीज बनाता है, कौन सा युद्ध कहाँ लड़ा गया, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आम का वृक्ष देखने को मिलते हैं, साल, शीशम, बांस, चीड़, देवदार, सागौन, आंवला, बुरांस, इस तरीके से हमको ये वृक्ष देखने को मिलते हैं यहाँ पे वनस्पतियाँ। फिर देखते हैं हम इसकी प्रमुख नदियाँ। तो हमने देख ही लिया था, एक यमुना है जो कि आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपुंज से। दूसरी टॉस है जिसकी की 2 शाखाएं हैं, रूपिन और सुपिन, और ये आपके देहरादून के बाउंड्री होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। और ये निकलती है, एक शाखा इसकी हिमाचल से निकलती है और एक इसकी स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से निकलती है, और ये 148 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद देखते हैं कि देहरादून में एक आसन संरक्षण रिजर्व भी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है आपको कि आसन संरक्षण रिजर्व या उत्तराखंड का पहला रामसर साइट कौन सी है। वेटलैंड्स, रामसर आपको पता ही होगा। रामसर साइट जो होता है ये ऐसी दलदली भूमियाँ होती हैं। वेटलैंड्स जो होती हैं रामसर साइट में उनको रखा जाता है, जो कि दलदली भूमियाँ होती हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है ऐसे वेटलैंड्स में आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो इनको कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो इनको हम जब कंजर्व करते हैं तो वो किसके तहत करते हैं, तो वो उसे हम रामसर के, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, तो उसके तहत हम इसको करते हैं। तो एक ईरान में रामसर नाम की जगह है जहाँ पे कि यह एक सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। तब से ही हम क्या करते हैं, ये कन्वेंशन जो है ये हुआ था आपके 2 फरवरी 1971 को। तो रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन आपका हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और इसके बाद से ही हम 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आप बताओगे आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है आपको कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आसन संरक्षण रिजर्व क्या है, तो ये उत्तराखंड का एकमात्र या पहला रामसर साइट है जिसको वेटलैंड साइट इसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, पक्षियाँ होती हैं, वो आती हैं अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक। मोस्टली यहाँ पे एक पक्षी का नाम है सुखार्व, एक पक्षी का नाम है यहाँ पे सुखार्व। तो ये पक्षी हमको ज़्यादा इस यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसको 14 अगस्त 2005 को देश को समर्पित कर दिया गया था आसन संरक्षण रिजर्व। क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा कि आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि ये देहरादून में है। और ये अगला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि उत्तराखंड का पहली रामसर साइट कौन सी है, तो आप बताओगे आसन संरक्षण रिजर्व, और देश की ये 38 साइट है। इसके बाद आती है कुछ जल विद्युत परियोजनाएं। तो आपने देखी कि 2 ही तो नदियां हैं मोस्टली, एक है यमुना और एक है टोंस। अब इससे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसको आपको क्या करना है कि डेली इसको रिवाइज करता जाना है। रिवाइज करते जाओगे तभी जाके आपको समझ आएगा। पहली जो है यमुना नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक है ब्यासी बांध परियोजना, दूसरी है लखवाड़ बांध परियोजना, ब्यासी बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना। जो लखवाड़ बांध परियोजना है ये आपके लोहारी नदी पे बनी हुई है, और इससे 6 राज्यों को फायदा होता है। एक है आपके पास HP, एक है UP, एक है UK, इस तरीके से याद करना आप, हिमाचल, UP, उत्तराखंड, HR हरियाणा, दिल्ली और RJ राजस्थान। तो ये 6 जो राज्य हैं इनको इससे फायदा मिलता है। तीसरे हमारे पास ढकरानी और ढालीपुर, ढ इस तरीके से याद करोगे, ब्यासी लखवाड़ ढकरानी ढालीपुर, ब्यासी लखवाड़ ढकरानी ढालीपुर, ये है हमारी यमुना नदी पे। उसके बाद कुल्हाल, खोदरी और हथियारी। तो जो हथियार है वो क्या है, कुदाल है, हथियार कुदाल है।
आपको ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। हथियार जो है वो कुदाल है, और कुदाल से क्या करते हैं हम, कुदाल से हम खोदते हैं। तो ये हो गया आपकी हथियारी, दूसरी हो गई कुल्हाल, और तीसरी हो गई खोदरी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक करके या जैसे भी आपको याद होता है इसको याद करना है आपको। इसके बाद हमारे पास आती है टोंस नदी। टोंस नदी में जो है वो बने हैं 4 बांध। एक है छिबरो, कोठी, किसाऊ, इचारी। तो इसको इस तरीके से याद करना, छी, कोठी, की, उचारी, की, इचारी, इचारी। तो छी से आपकी आ जाएगी छिबरो, कोठी से कोठी बांध परियोजना, की से किसाऊ बांध परियोजना, और ई से इचारी बांध परियोजना। ये किसाऊ बांध परियोजना तो कितनी बार पूछ चुका होगा आपको। और ये जो लखवाड़ बांध परियोजना, ये आप देख लेना, बहुत सारी ये आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को। इसके बाद ग्लोगी जल विद्युत केंद्र। तो ये उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है, ये भी याद रखना आपको। अगर क्वेश्चन में आता है कि उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो आप बताओगे ग्लोगी जल विद्युत केंद्र। और ये कहाँ पे है, तो ये मसूरी में है। मसूरी के पहले जो ना एक जगह पड़ती है मसूरी से पहले, तो वो है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल नाम की जो जगह है वहाँ पे बनी हुई है आपके ग्लोगी जल विद्युत केंद्र। इसके बाद कौन कौन सी खनिज संपदा हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। खनिज संपदा, खनिज में जो है आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखना है चूना पत्थर। अगर आपको सीधे सीधे पूछता है चूना पत्थर कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताओगे कि चूना पत्थर हमको देहरादून में देखने को मिलता है। फिर संगमरमर, संगमरमर आपको मोस्टली मसूरी के साइड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, डोलावाइट, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने का नहीं है। याद आपको क्या करना है, चूना पत्थर और संगमरमर। चूना पत्थर क्योंकि जो पहले पहले के होते हैं वो ज़्यादा याद करने होते हैं। अब देखिए आपके लिए कुछ घूमने वाली जगह है, यहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए, मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। जो देहरादून से वो तो बहुत बार गए भी होंगे यहाँ पे। तो कुछ देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थल, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो इनकी पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं ताकि आपको पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा याद रहे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास रोबस्ट गुफाएं या गुच्च पानी। तो गुच्च पानी नाम की जो जगह है ये देहरादून से 8 किलोमीटर दूर आगे है। ये ऐसी केव्स हैं, यहाँ पे मतलब गुफाएं बनी हुई हैं जिसको कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने इन गुफाओं को देखने के लिए। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं इसकी, यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसी गुफाएं हैं, यहाँ पे केव्स हैं। ये वाली पिक्चर भी गुच्चू पानी के गेट की है। जब आप इसको जूम करके देखोगे तो इसमें लिखा भी है गुच्चू पानी में आपका स्वागत है। दूसरा है हमारे पास श्री गुरु राम राय दरबार साहिब। तो गुरु राम राय दरबार आपने देखा ही था, ये 1699 में यहाँ पे इन्होंने एक दरबार की स्थापना करी थी। जब ये शुरुआत में इसको 1699 में बनाया गया था, तो इसको प्रारंभ में मुगल शैली में बनाया गया, मुगल शैली में इसको बनाया गया। बाद में पंजाब कौर द्वारा इसको भव्य रूप दिया गया। इसके बाद आता है यहाँ पे टपकेश्वर महादेव मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है आपको। टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो देहरादून से होंगे या इधर से होंगे तो कई लोग गए भी होंगे यहाँ पे टपकेश्वर। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी टपकता रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि निरंतर पानी टपकता रहता है, इसीलिए शायद इसको टपकेश्वर भी कहते हैं। टपकेश्वर में आपको प्राकृतिक गुफाएं देखने को मिलेंगी और यहाँ पे पानी टपकता रहता है, इसीलिए इस जगह का नाम टपकेश्वर है। इसके बाद है चंद्रबनी, एक है चंद्रबदनी, एक है चंद्रबनी। जो चंद्रबदनी है वो माता का मंदिर है और वो कहाँ पे है, वो टिहरी गढ़वाल में है, ठीक। लेकिन ये है चंद्रबनी, और चंद्रबनी और बदनी में कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रबनी जो है ये आपके देहरादून में स्थित है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी इस चंद्रबनी नाम की जगह पे। और यहीं पे हमारा गौतम कुंड भी है। तो सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको कि गौतम कुंड कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओगे कि गौतम कुंड जो है वो देहरादून में स्थित है। फिर है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा आप लोग बहुत बार प्लान बनाते भी होंगे सहस्त्रधारा घूमने का, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत सारी धाराएं निकलती हैं, लगभग 100 या 100 से अधिक या जितनी भी हैं। तो इन बहुत सारी धाराओं के निकलने के कारण इस जगह का नाम क्या रखा गया है, इस जगह का नाम सहस्त्रधारा रखा गया है। तो अगर आपको पूछता सहस्त्रधारा कहाँ पे है, तो आप बताओगे देहरादून में है। और यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे गंधक युक्त पानी मिलता है। जो सल्फर होता है ना, इसके पानी में सल्फर होता है। तो लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई स्किन डिजीजेज है तो यहाँ पे नहाना चाहिए, तो सल्फर युक्त पानी यहाँ पे मिलेगा। तो सहस्त्रधारा किस पे है, तो आप बताओगे ये बाल्दी नदी पे बना हुआ है।
नेक्स्ट है हमारे पास राजाजी नेशनल पार्क। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, राजाजी नेशनल पार्क। तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसके आपको एक ज़िला तो है नहीं, इसके 3 ज़िले आपको याद रखने हैं। एक है पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। 3 ज़िले आपको याद रखने हैं, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। 3 ज़िलों में फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। दूसरा क्वेश्चन इससे आता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आप बताओगे 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना हुई। 3 वन्यजीव विहारों को मिला के इसको नेशनल पार्क कहा जाता है। पहला है मोतीचूर, दूसरा है चीला और तीसरा है राजाजी। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 820 वर्ग किलोमीटर। इसमें आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है राजाजी नेशनल पार्क की। पहला तो ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून के क्षेत्र में फैला है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई। तीसरा कि इसका कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो ये आपके 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो इसका नाम श्री राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा गया है। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी कौन थे, तो ये हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी जी। इनके नाम पे राजाजी नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है। और इसको 2005 में जो है ना टाइगर रिजर्व में इसको घोषित कर लिया गया था। तो इस पॉइंट को आप जरा लिख लेना कि टाइगर रिजर्व इसे घोषित कर दिया गया था 2005 में। फिर आता है टाइगर प्रपात। तो क्वेश्चन आएगा टाइगर प्रपात कहाँ पे, तो आप बताओगे ये देहरादून में, और ये चक्राता से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है 4 सिद्ध कहाँ पे मिलते हैं हमको। जो भगवान दत्तात्रेय हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इन तीनों के मिक्सचर से जो बने थे वो थे आपके दत्तात्रेय। और ये जो दत्तात्रेय भगवान हैं ये 84 सिद्ध इन्होंने बनाए। तो उनमें से 84 में से 4 सिद्ध जो है वो कहाँ पे हैं, तो वो देहरादून में हमको देखने को मिलते हैं। तो इन 4 सिद्धों का नाम आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहला है लक्ष्मण सिद्ध, दूसरा है कालू सिद्ध, तीसरा है मानक सिद्ध और चौथा है मांडू सिद्ध। तो 4 कौन कौन से हैं, LKMM। एक है लक्ष्मण, कालू, मानक और मांडू सिद्ध। ये चारों सिद्ध जो है आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो इसको याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये लक्ष्मण सिद्ध है ये आपको देखने को मिलेगा डोईवाला के साइड में 11 किलोमीटर आगे जंगल की तरफ में। दूसरा है कालू सिद्ध, ये भानियावाला की साइड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लोग पुत्र के लिए मंगत मानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मानक सिद्ध, ये भी देहरादून के भुट्टी गांव के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट है हमारे पास मांडू सिद्ध, यह देहरादून के पश्चिम में प्रेम नगर के पास आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ जगह हैं जैसे कि आनंद वन, झाझरा जो रेंज है पूरी वहाँ पे आनंद वन है, ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। फिर है यहाँ पे मालसी डियर पार्क, जो कि एक जू बनाया हुआ है देहरादून में घूमने के लिए लोगों के लिए। तो ये मालसी डियर पार्क भी देहरादून में है। नेक्स्ट आता है खलंगा स्मारक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खलंगा स्मारक को याद कर लेना, यहाँ पे बना के दिया हुआ है। ये आपकी सहस्त्रधारा है। ये चारों सिद्ध हैं, कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध। फिर यहाँ पे जो है इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है हमारे पास खलंगा स्मारक। ये है यहाँ पे खलंगा वॉर मेमोरियल। खलंगा वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओगे कि ये देहरादून में स्थित है। जब हम देहरादून का मैप देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है विकास नगर, देहरादून और यहाँ पे ऋषिकेश से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे है कालसी के बाद चक्राता के बाद त्यूनी। ये तीनों जो तहसीलें हैं ये हैं यहाँ पे जौनसार बाबर क्षेत्र आ जाता है। ये देहरादून की 3 तहसीलें हैं, चक्राता, कालसी और त्यूनी। ये सारा का सारा एरिया हमारा जौनसार और बाबर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं जौनसार और बाबर के क्षेत्र में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको याद रखनी है, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जौनसार बाबर, यह आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, तो यहाँ पे जौनसारी जनजाति रहती है। हमारे उत्तराखंड में जो जनजातियाँ हैं उनमें से एक जौनसारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देहरादून का बहुत बड़ा भाग कवर करती हैं। इस जनजातीय क्षेत्र में हमको 3 तहसीलें देखने को मिलती है। एक है कालसी, दूसरा है चक्राता और तीसरी त्यूनी। ये 3 तहसीलें हैं। और यहाँ पे कौन कौन से मुख्य पर्यटक स्थल हैं तो देखते हैं। पहला है कालसी।
कालसी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अशोक कालीन शिलालेख के लिए। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शन मतलब समझते हैं आप लोग, शिलालेख, शिलालेख मतलब होता है जो पत्थरों पे लिखे हुए रहते हैं, कुछ ऐसे टाइप के जो उस टाइम पे के राजाओं ने लिखवाया होगा, उसके बारे में हमको मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कालसी किस लिए फेमस है, तो ये यहाँ पे अशोक कालीन शिलालेखों के लिए फेमस है। और ये शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं और इनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो ये हमने लिपि और भाषा वाला चैप्टर जब पढ़ा था हिंदी का, तो उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है। सेकेंड हमारे पास है लाखा मंडल। जैसा कि इसका नाम ही है लाखा, लाखा मीन्स यहाँ पे लाखों मूर्तियाँ मिली हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिलने के कारण इस जगह का नाम लाखा मंडल रखा गया है। और मान्यता भी है कि जो पांडव थे उनको जलाने के लिए यहाँ पे लाक्षागृह बनाया गया था। यहाँ पे एक शिव मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पे जब उस शिव मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है तो अपना प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। और ये जो शिव मंदिर है ये उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने केदारनाथ मंदिर देखा होगा, तो वो किस शैली में है, तो वो उत्तराखंडी नागर शैली में बनाया गया है वो मंदिर। इस तरीके का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो लाखा मंडल है ये कहाँ पे है, तो ये यमुना और रिखनार नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तीसरा आता है हनोल। हनोल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इससे लाखा मंडल, कालसी, हनोल ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और पूछते आ रहा है यूपीएससी। तो इसमें जो हनोल है ये जो है, ये जौनसारी जो जनजाति होती है ना, इनके सबसे बड़े देवता हैं महासु देवता। तो महासु देवता का जो मंदिर है वो आपको हनोल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर पेस्ट की हुई है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो ये है हनोल और यहाँ पे ये जो मंदिर है ये है महासु देवता का मंदिर। महासु देवता का जो मंदिर है वो जौनसारियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अपने आप में ये माना जाता है। और जो ये महासु देवता का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया, तो क्या इसका निर्माण कराया था हूण राजाओं ने। हूण जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, हूण राजाओं ने। अगला हमारे पास आता है बैराटगढ़। तो ये जो बैराटगढ़ है ये भी हमको जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, देहरादून के। यहाँ पे माना जाता है कि महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की ये राजधानी हुआ करता था। तो विराट कौन था, तो आपने अर्जुन को तो आपको पता ही है, अर्जुन महाभारत में, तो उनके पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु का ससुर जी हैं विराट, मतलब जो विराट की पुत्री है उत्तरा, उसके साथ अभिमन्यु की शादी हुई थी। तो ये विराटगढ़ वहीं से फेमस है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है विराटगढ़ कहाँ है, तो आप बताओगे जौनसार बाबर वाला क्षेत्र, देहरादून। यहाँ पे कुछ और पिकनिक स्पॉट भी हैं, जैसे कि रामताल गार्डन, दूसरा कणासार और तीसरा देववन। फिर जब हम देहरादून से कुछ किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों की तरफ, तो आपको दिखती है एक खूबसूरत सी पहाड़ी वाली रेंज जिसको हम कहते हैं मसूरी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी। तो इस मसूरी की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो कैप्टन यंग ने की थी। कैप्टन यंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब, 1825 में। तो ये याद रखना है आपको कि कैप्टन यंग द्वारा इसकी खोज की गई थी 1825 में। और यहाँ पे जो तिब्बत के दलाई लामा हैं वो आकर यहाँ पे उन्होंने तिब्बत से निर्वासित सरकार का गठन किया था। निर्वासित मतलब निकल गए थे जब तिब्बत से, तो उसके बाद इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। वो कहाँ पे बनाई थी, तो पहली बार इन्होंने यहाँ मसूरी पे ही बनाई थी। उसके बाद ये हिमाचल में स्थानांतरित हो गए। और यहाँ पे जो मलिंगार होटल है, मलिंगार होटल जब आप जाओगे कभी मसूरी में तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पुरानी बिल्डिंग इसकी मलिंगार होटल। इसका निर्माण हुआ था 1827 में। ऐसे याद रखना आपको, 1825 में कैप्टन यंग ने इसकी खोज की और 1827 में क्या होता है, इसका मलिंगार होटल क्या बन गई थी ये। उसके बाद यहाँ पे एक एवरेस्ट पीक भी है। जब आप देखोगे यहाँ पे तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है मसूरी में, बहुत खूबसूरत जगह है देखने को। तो यहाँ पे जो कर्नल एवरेस्ट है, इनके नाम पे ये पीक है। इन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। सर्वेक्षण कार्यालय किसने स्थापित किया था, तो कर्नल एवरेस्ट ने, मसूरी में। और मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गन हिल है। अब देखते हैं कि मसूरी में क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो सबसे फेमस है कैंपटी फॉल। ये जो एक इस तरीके का जो वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है ये कैंपटी फॉल है। तो ये कैंपटी फॉल बहुत खूबसूरत है।
जो कि मसूरी में फेमस है। दूसरा है भट्टा फॉल, और भट्टा फॉल में अभी हमने देखा था ग्लोगी विद्युत केंद्र जो है वो सबसे पहले उत्तर भारत का वो भट्टा फॉल पे ही बना है। दूसरा सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, तो ये जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है ये जैसे कि तिब्बतियन वो होता है ना, ऐसे बना रखा है वहाँ पे आपके सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के बगल पे। इसके बाद नाग टिब्बा धनोल्टी के ऊपर पे आपको देखने को मिलेगा सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा माता का मंदिर आपको धनोल्टी के ऊपर। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा मंदिर और है, मेरी भी बड़ी इच्छा है इस मंदिर में जाने की, ये है भद्रराज टेम्पल। ये जो भद्रराज टेम्पल है ये मसूरी से 14 किलोमीटर आगे है। बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है भद्रराज टेम्पल। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मसूरी में। जब हम देहरादून से मसूरी की तरफ जाते हैं तो जो आपने कभी देखा होगा ऐसे यू टाइप के जो बैंड आते हैं, उसके उन्हीं बैंडों के बीच में हमको एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है महादेव का, वो है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है तो आप बताओगे? देहरादून में, वो भी देहरादून मसूरी मार्ग पे आपको दिखाई देगा ये। इसके बाद देखते हैं ऋषिकेश के बारे में। तो ये ऋषिकेश है, ये गंगा और चंद्रभागा नदी के तट पे है। तो गंगा नदी आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे ऋषिकेश में। और इसका पुराना नाम कुब्जामरक है। कुब्जामरक है इसका पुराना नाम। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है, तो आप बताओगे कुब्जामरक ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। और देहरादून का क्या है? पृथ्वीपुर देहरादून का है और ऋषिकेश का है कुब्जामरक। ऋषिकेश को सरकार ने योगा कैपिटल के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पे जो कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीठ था, इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भी बहुत सारी जगह है घूमने को, जैसे कि तपोवन। तो ये तपोवन अगर आपको आता है कि तपोवन कहाँ पे है, वैसे तो बहुत सारे तपोवन हैं, लेकिन अगर पूछता है कि जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी वो तपोवन कहाँ है, तो ये जो ऋषिकेश है बहुत सारे भागों में है। जैसे कि उसका कुछ भाग देहरादून में है, कुछ वाला पार्ट आपका टिहरी में है, कुछ जो है वो पौड़ी में है। तो इसका जो टिहरी वाला भाग है वो उसमें आपको तपोवन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। उसके बाद सबसे फेमस जगह है यहाँ की कौन? लक्ष्मण झूला। ये जो लक्ष्मण झूला है ये 140 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं घूमने के लिए। आपने देखा होगा लक्ष्मण झूला, बड़ा खूबसूरत सा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लक्ष्मण झूला है। इसी तरीके से यहाँ पे राम झूला है, जानकी झूला है। जब कभी आप घूमने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सब 1-2 किलोमीटर के अंतराल पे। उसके बाद सबसे फेमस है यहाँ पे त्रिवेणी घाट जो है वो जाना जाता है अपनी सायकालीन आरती के लिए। शाम को यहाँ पे बहुत सुंदर आरती होती है, शाम और सुबह के टाइम पे। तो ये त्रिवेणी घाट है, खूबसूरत सा एक घाट। इसके बाद यहाँ पे नीलकंठ महादेव। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नीलकंठ महादेव कहाँ पे है, तो आप बताओगे नीलकंठ महादेव जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में। अगर आपको जिला आता है तो आप बताओगे पौड़ी गढ़वाल जिला, और अगर आपको सीधा नाम डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप बताओगे ऋषिकेश में। ठीक है, ये जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है ये वाला, ये बसा है शुंभ और निशुंभ पहाड़ियों पर स्थित है ये। इसके बाद आता है यहाँ पे भरत मंदिर जो है ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। फिर यहाँ पे शत्रुघ्न मंदिर आता है एक। जितने भी रामायण के पात्र आपको दिखाई देंगे, राम झूला, जानकी झूला, राम झूला को शिवानंद झूला भी कहा जाता है, और जो जानकी झूला है, यहाँ पे लक्ष्मण झूला है, भरत मंदिर है, शत्रुघ्न मंदिर है। शत्रुघ्न कौन थे? तो इनके जैसे भरत इनके भाई हैं वैसे ही शत्रुघ्न भी इनके भाई थे। फिर आती है यहाँ पे एक खूबसूरत सी जगह शिवपुरी, जहाँ से कि रिवर राफ्टिंग होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एडवेंचर का शौक होगा, तो वो सब जाते हैं कहाँ? रिवर राफ्टिंग करने के लिए। तो वो सब लेके जाते हैं, रिवर राफ्टिंग वाले सब शिवपुरी लेके जाते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद आता है मुनि की रेती में आपको मिलेगा, ये है टिहरी में, मुनि की रेती में टिहरी में। ठीक, उसके बाद एक आता है 84 कुटिया। ये जो 84 कुटिया है, अब इसको बीटल आश्रम कहा जाता है, बीटल्स आश्रम 84 कुटिया। तो इसका पूछे जाने का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। बीटल्स आश्रम, जहाँ पे कि लोग बहुत सारी जगह से आते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। और इसे सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा
किसे हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया? तो आप बताओगे 84 कुटिया, जिसे कि बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। फिर आते हैं कुछ देहरादून के प्रमुख संगठन और संस्थान। कौन कौन से संगठन संस्थान यहाँ पे हैं? तो आपने ये सबसे फेमस बिल्डिंग देखी होगी, ये है हमारी FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और UGC की पहल पर इसको 1991 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी तो हम सिर्फ ये जानेंगे कौन कौन से संस्थान हैं, क्या क्या है, एक साइड से यही जानते रहेंगे। पहला FRI, दूसरा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसके द्वारा भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। और इस सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो स्थापना इसकी 1767 में हुई। उसके बाद इसको 1942 में इसको देहरादून स्थानांतरित किया। तो इसको में आपको ये 1942 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा याद रखना कंपेयर टू इसको 1767 के। ठीक है, तो इस सर्वेक्षण विभाग का काम क्या है? तो ये एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो मैप बनाती है, भू सर्वेक्षण करती है, ये सब काम है इसका। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसी के द्वारा पहला डाक टिकट जारी किया गया था। तो पहला डाक टिकट जो है वो किसने जारी किया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। और कब किया था? तो 1854 में किया था। 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है डाक टिकट जारी किया गया था पहली बार। उसके बाद यहाँ पे आती है भारतीय वन संग्रहालय। तो वन से जुड़े हुए जितने भी सारी चीजें हैं आपको मोस्टली देहरादून में ही देखने को मिल जाएगी। और ये जो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आप बताओगे देहरादून वन संग्रहालय। इसमें तो नाम में ही आ रहा है देहरादून वन संग्रहालय, तो उसको तो मुश्किल ही पूछेगा। सिर्फ ये पूछ सकता है कि राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1914 को, 1914 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद आती है कुछ अकादमियाँ। कौन सी अकेडमी है? तो जब बच्चे NDA क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो कहाँ पे होती है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, IMA। तो ये IMA कहाँ पे है? ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगी। और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। तो कई बार पूछता है कि IMA की स्थापना कब हुई? तो IMA की स्थापना 1932 में हुई। उसके बाद आते हैं लबासना। लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। तो ये आपकी मसूरी में है। और यहाँ पे होती है IAS IPS, जितने भी लोग UPSC क्रैक करके जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है मसूरी के लबासना में। फिर थर्ड नंबर पे आता है पंडित पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी। तो इस हिंदी अकादमी का अपना एक इतिहास है, कैसे बना, क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पंडित पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी है, इसको भारत सरकार ने बनाया 9 सितंबर 2009 को अधिसूचना जारी करके। मतलब जब बिल पेश करते हैं ना, तो ऐसे इसको अधिसूचना जारी करके एक हिंदी अकादमी की स्थापना होगी। कहा कि एक हिंदी अकादमी की स्थापना होगी। फिर 11 फरवरी 2010 में एक नियमावली जारी की गई। इसमें बताया गया क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे इस अकादमी के। उसके बाद 24 फरवरी 2010 को इसका हुआ पंजीकरण। तो जब इसका पंजीकरण हो गया मतलब ये क्या हो गया है? लागू हो गई है। तो ये हिंदी अकादमी कब बनी? तो आप बताओगे 24 फरवरी 2010 को। 24 फरवरी 2010 को ये अकादमी बनी। और बाद में इसका नाम बदल दिया गया हिंदी अकादमी का। इसका नाम रखा गया पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी। तो ये कब रखा गया? तो ये 4 अक्टूबर 2010 को, 4 अक्टूबर 2010 को ये इसका नाम पीताम्बर दत्त PD बर्तवाल हिंदी अकादमी किया गया। इसके बाद आती है कि अगर आपको पूछता है उत्तराखंड उर्दू अकादमी कहाँ पे है, तो ये भी आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 पे। उर्दू अकादमी कहाँ पे है? तो देहरादून में, और स्थापना 2013। फिर आएगा अगर कि उत्तराखंड भाषा अकादमी, भाषा संस्थान, तो कई बार पूछता है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पे है, तो ये देहरादून में है और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 24 फरवरी 2010 को। तो 24 फरवरी 2010 से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उत्तराखंड भाषा संस्थान और दूसरा हिंदी अकादमी। हिंदी एक भाषा है, इस तरीके से याद कर लेना। भाषा और हिंदी जो है एक ही दिन बनी थी, 24 फरवरी 2010 को। अब अंतिम चीज़ आती है हमारे पास कि अन्य प्रमुख शोध संस्थान। कौन कौन से शोध संस्थान यहाँ पे हमको देहरादून में देखने को मिलते हैं? तो पहला है भारत पेट्रोलियम शोध संस्थान 1960।
इसकी स्थापना हुई 1960 में। दूसरा है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पे है, तो बताएंगे कि ये देहरादून में है। अब हो सकता है कि इसकी स्थापना पूछ ले, तो आप बताओगे कि ये 1976 में स्थानांतरित हुआ। अब बना कब बना ये तो नहीं, अगर कॉन्फिडेंशियल है तो कब स्थानांतरित हुआ यही पूछेगा, 1976 में। उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, तो ये देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1966 को। और ये किससे प्रभावित है, तो आप बताओगे कि ये नीदरलैंड से प्रभावित है। नीदरलैंड जो जगह है उससे प्रभावित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। फिर आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई 1956 में। तो ONGC कहाँ है, ये भी देहरादून में है। नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इसको स्टार मार्क कर लेना, ये सब तो पूछा जा चुका है, तो मे भी इसको पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे है। तो आपको बताना है कि ये देहरादून में है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, मतलब जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए जो संस्थान बनाया गया है वो कहाँ पे है, तो वो भी देहरादून में है और 1967 में इसकी स्थापना की गई। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। स्थापना हुई 1861 में, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और वन अकादमी मैंने बोला था, जितने भी वन अकादमियाँ होंगी आपको देहरादून में ही देखने को मिलेंगी। तो इंदिरा गांधी वन अकादमी ये भी कहाँ है, ये देहरादून में है। फिर आती है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, तो ये भी देहरादून में देखने को मिलेगा। और विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ये दोनों भी देहरादून में। और विज्ञान से ही जुड़ा होता है अंतरिक्ष, तो इससे याद रखोगे कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उद्योग केंद्र ये भी है देहरादून में। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF है टेलीग्राम में, तो इसको डाउनलोड कहाँ से करोगे आप, टेलीग्राम से करोगे। और टेलीग्राम आपको पता है कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ की अगले ज़िले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।